Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Bus. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Chartered Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेरिएशंस ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो नेक्स्ट हेडिंग जो होगा हमारा वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसके अंदर बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप और पीरियड को लेके। तो फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी दैट इज अलोंग ए पीरियड। अलोंग ए पीरियड। तो बच्चों अलोंग ए पीरियड की बात करते हैं, मतलब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, राइट। जैसे अब बेटा इसके अंदर मैं पीरियड के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लेने वाला हूँ, ठीक है। पीरियड, यस इट इज सेकेंड पीरियड। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नेक्स्ट इज नियॉन, ठीक है। तो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, इसके बारे में बात करेंगे कि यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर रेडियस के बारे में किस तरीके से आंसर आएगा, ठीक है। तो जब हम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो उस पॉइंट पे बच्चों हम लोग फोकस करते हैं न्यूक्लियर चार्ज पे, या फिर हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, ठीक है। जेड इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिखूँगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। जेड बच्चों यहाँ पे क्या है, जेड आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को, राइट। एटॉमिक नंबर बेटा आपका जो रहता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बच्चों में रिलेट कर सकता हूँ यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज के साथ, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज क्लियर है भाई, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है ना, तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जब भी बच्चों हम पीरियड के अंदर ट्रेवल करते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर चार्ज को, न्यूक्लियर चार्ज या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या बच्चों हम कैपिटल जेड। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट में मूव करेंगे तो यहाँ पे बच्चों मैं इसके एटॉमिक नंबर के बारे में बात करूँगा। तो बेटा अगर लिथियम के बारे में बात करोगे तो यहाँ पे आपका 3 होगा, बेरिलियम आप देखोगे तो 4 होगा, नेक्स्ट इज 5, 6 एंड 7, 8, 9 एंड नेक्स्ट इज 10। यहाँ पे अगर बच्चों मैं इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं कन्फिगर करूँ, है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को कन्फिगर करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो इलेक्ट्रॉन बेटा किस तरीके से। यहाँ पे देखो बेटा 3 को लेकर अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2,1। 4 को लेकर बात करूँगा तो आपका 2,2। 5 में बच्चों बात करेंगे तो 2,3। नेक्स्ट आपका 2,4 फॉर द नाइट्रोजन, 2,5 ऑक्सीजन, 2,6 एंड 2,7 एंड 2,8। क्लियर है, ओके। तो अब जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे हम जो बेटा नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ सेल का मतलब बच्चों KLMN, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ सेल्स बच्चों इंक्रीज नहीं होती हैं, ये बात आपको क्लियर है। लेकिन जब हम टॉप से बॉटम में जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से साइज आपका बढ़ता है। लेकिन लेफ्ट से राइट जाने पे बच्चों नंबर ऑफ सेल्स आपके इंक्रीज नहीं करते हैं, ठीक है। तो सेल्स तो बच्चों आपके फिक्स हैं, सेल्स तो वही रह रहे हैं। देखो जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपका K&L, ठीक है। तो जितने भी आपके यहाँ पे मैंने कन्फिग्रेशन किया है बच्चों सेल्स के रिस्पेक्ट में, है ना, तो आपका यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स बच्चों यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेल्स तो बच्चों है K और L यहाँ पे आपके पार्टिसिपेट किया है, K और L आपका पार्टिसिपेट किया है। लेकिन अब पॉइंट क्या है कि यहाँ पे सेल्स आपके वही हैं। अब हो क्या रहा है कि आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बच्चों क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपका कैपिटल जेड इंक्रीज कर रहा है। अब कैपिटल जेड इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब आपका न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा तो उस केस में जो बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब आप ऐसे समझो कि जो न्यूक्लियस है ना, जो आपका न्यूक्लियस होगा, है ना,
उसके पास बच्चों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? तो अब वो इनकी, अब उसको मैं थोड़ा सा और अगर प्रॉपर वे में बताऊँ आपको, तो आप इस तरीके से उसको देख सकते हो कि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, है ना। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि सपोज मान कर चलो यहाँ पे आपके 3 प्रोटॉन्स हैं, इस केस में फर्स्ट बेटा बात कर लेते हैं लिथियम को लेके। यहाँ पे आपके 3 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो 3 प्रोटॉन्स बच्चों जो आउटर मोस्ट, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली मैं सेल्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना। फर्स्ट सेल मैंने डिफाइन कर दिया, सेकेंड सेल के अंदर देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के अट्रैक्शन के बारे में। तो सेल्स तो इंक्रीज नहीं किया है। अब यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा इन केस ऑफ लिथियम वो क्या होगा, अधिक होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा चलो मैं थोड़ा सा और मूव करके देखता हूँ। जैसे बच्चों इन केस ऑफ कार्बन हमारे पास 6 प्रोटॉन्स होंगे, तो इस केस में सेल्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बेटा क्या होगा, आप देख सकते हो। वो लिथियम से बेटा, लिथियम कंपेयर में कार्बन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा न्यूक्लियस वो अधिक करके, क्यों बेटा यहाँ पे आपके 6 प्रोटॉन्स आ चुके हैं। ऐसे इन केस अगर बच्चों में यहाँ पे बात करूँ, जैसे आपके 9 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, इन केस ऑफ फ्लोरीन बात कर रहे हैं 9 प्रोटॉन्स हैं, तो इस केस में भी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में अधिक अट्रैक्शन हो रहा है, क्यों कि न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जब लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करते हैं तो उस समय आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है, तो मैं आपको रिजल्टेंट यहाँ पे बता सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जब आप लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करोगे, है ना, तो उस समय बच्चों आपकी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये तो बच्चों इंक्रीज करेंगे, ठीक। इसका मतलब यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज होगा वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? और न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज करेगा तो उस केस के अंदर, यस, उस केस के अंदर आपका जो इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन का जो आपका अट्रैक्शन होगा, है ना, वो क्या करेगा बच्चों, वही न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो न्यूक्लियर जो बेटा आपका न्यूक्लियर अट्रैक्शन या फिर जो बेटा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन था उसका जो अट्रैक्शन होगा वो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका इंक्रीज कर गया है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीज करने की वजह से अब देखो बाहर का जो आपका इलेक्ट्रॉन बेटा अट्रैक्शन मैक्सिमम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका जो एटम का जो रेडियस है वो कहीं ना कहीं बच्चों श्रिंक करेगा, मतलब डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब ये है बेटा लेफ्ट साइड अगर आप ट्रेवल करोगे तो याद रखना क्या कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं बच्चों, इंक्रीज कर रहे हैं, है न्यूक्लियस के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज करेगा। और यहाँ बच्चों आप देख सकते हो पीरियड के अंदर बच्चों जो KLMN जो हम डिफरेंट सेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट पीरियड के अंदर, है ना, डिफरेंट सेल्स का पार्टिसिपेशन होता है और वो फिक्स होता है ना, अगर आप ट्रेवल करोगे। तो जैसे बच्चों हम लोग बात करें सेकंड पीरियड को लेके, तो यहाँ पे आपका K और L सेल पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब नया सेल यहाँ पे आपका एंटर नहीं करेगा। जब नया सेल एंटर नहीं कर रहा है तो इस केस में बच्चों हम लोग बात करते हैं सिर्फ किसके ऊपर, प्रोटॉन्स के ऊपर, कि वही प्रोटॉन्स के नंबर इंक्रीज करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन मैक्सिमम हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस क्या होगी आपकी, डिक्रीज करेगी। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा। तो देखो हम लोग इसमें आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, सबसे बड़ा साइज किसका होगा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा, यस, तो बच्चों यहाँ पे आपका आंसर बनेगा, आप देख सकते हो अगर नॉर्मल ट्रेंड के बारे में बात करोगे तो आप बोलोगे कि सर लिथियम, राइट, सबसे बड़ा साइज होगा, फिर आपका बेरिलियम आएगा, फिर बोरॉन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नेक्स्ट इज नियॉन, ठीक है। आप इस ट्रेंड को फॉलो करोगे, बट दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड। इसका आपका रियल ट्रेंड क्या बनेगा, तो जरा रियल ट्रेंड के बारे में बताएंगे। तो जरा बेटा ध्यान से देखें ना कि जो नियॉन है आपका, है ना, ये बच्चों कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्रेजेंट होगा कोवलेंट रेडियस, क्या प्रेजेंट होगा, कोवलेंट रेडियस प्रेजेंट होने की वजह से, कोवलेंट रेडियस प्रेजेंट होने की वजह से सबसे जो बड़ा साइज होगा वो बच्चों नियॉन का हो जाएगा, ठीक है। तो कोवलेंट रेडियस बच्चों आपको हमने डिस्कस किया था, कोवलेंट आपका जो रेडियस है वो आपके इनर्ट गैसेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, ये हमने पहले भी आपको डिस्कस किया हुआ है। क्लियर है पॉइंट, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका जो सही आंसर बनेगा दैट इज दी नियॉन सबसे बिगर साइज होगा, देन लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन
एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आपका फ्लोरीन। ठीक है, तो ये होगा आपका करेक्ट ट्रेंड। तो ये बच्चों मैंने बात किया सेकंड पीरियड को लेके। इसी तरीके से हम बात करेंगे फर्स्ट पीरियड को लेके भी। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ज़रा देख चेक करते हैं पीरियड फर्स्ट। सेकंड पीरियड क्लियर हो गया। ओके, और जितने भी बेटा पीरियड्स है उसके ऊपर आप किस तरीके सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट पीरियड को लेकर मैं बात करूँगा तो बच्चों यहाँ पे आएंगे हाइड्रोजन और आपको मिलेगा हीलियम। तो हमारा जो बेटा नॉर्मल ट्रेंड क्या है कि लेफ्ट से राइट में अगर मैं ट्रेवल करूँगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा आपका, डिक्रीज करेगा। राइट, क्लियर पॉइंट। ओके, लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो आपका जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड बनेगा है ना, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि भाई जो हीलियम है उसका साइज छोटा होना चाहिए हाइड्रोजन से। ठीक है, बट ये इनकरेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर जो होता है उस पर हम लोग बात करेंगे। करेक्ट आंसर होगा बच्चों कि आपका जो रियल आंसर होगा हीलियम का साइज बिगर होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। दिस इज करेक्ट। बट करेक्ट होने के पीछे इसमें रीज़न क्या होगा। तो रीज़न बच्चों ये होगा कि हीलियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो बच्चों यहाँ पे आपको मिलता है नोबल गैस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब नोबल गैस बेटा आने की वजह से यहाँ पे कौन सा बेटा एग्जिस्ट करेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स। राइट, वॉन्डरवॉल रेडियस यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, अब वॉन्डरवॉल रेडियस अगर एग्जिस्ट करेगी, अच्छा इन केस ऑफ हाइड्रोजन बच्चों क्या होगा। जब हाइड्रोजन की बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कोवलेंट रेडियस प्रेजेंट होगी। ये बात क्लियर है। तो बेटा वॉन्डरवॉल रेडियस की वैल्यू बेटा हमेशा क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, तो फिर दैट्स वाई आपका जो हीलियम होगा वो बिगर साइज का होगा एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ये पॉइंट क्लियर है। बहुत सी जगह इसको एक्सेप्शन बोलते हैं बट ये एक्सेप्शन नहीं है ना, इस बात को आप समझ लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों डाउन दी ग्रुप। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बेटा पीरियड के अंदर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। जहाँ पे हम बात करने वाले हैं सेकेंड पॉइंट बच्चों आएगा, पीरियड्स के बारे में बात हो चुका है। नेक्स्ट आएगा आपका डाउन दी ग्रुप। तो डाउन दी ग्रुप अगर मैं स्टडी करूँगा यहाँ पे तो क्या आंसर बनना चाहिए, सब लोग ध्यान से फोकस करना है। तो बच्चों में ग्रुप ले लेते हैं, जैसे बच्चों लिया है मैंने यहाँ पे फर्स्ट एक ग्रुप लेते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, है ना, एंड लास्ट वन इज सीजियम। मैंने कुछ यहाँ पे फर्स्ट एक ग्रुप के एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो कुछ एलिमेंट्स पे हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे ध्यान से और देखेंगे। राइट, ओके। तो यहाँ देखो बच्चों हाइड्रोजन की मैं बात करूँगा तो बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। हीलियम की बात करेंगे तो बच्चों 3 लगाते हैं ना मैजिक नंबर के हेल्प से, है ना, दैट इज 2, 8, 8, 18, 18 एंड 30। इसको आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपका 3। नेक्स्ट आप 8 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 11। 11 फिर से ऐड करोगे तो आपका आएगा 19। ठीक है, तो इस तरीके से आप रुबिडियम सीजियम का निकाल सकते हो। ठीक, अब देखो ध्यान से, जब हम बच्चों टॉप से बॉटम की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो आप वर्टिकल कॉलम में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, राइट, तो उस समय पॉइंट ये होता है कि नंबर ऑफ सेल्स पे, तो क्या नंबर ऑफ सेल्स आपकी इंक्रीज करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो नंबर ऑफ सेल्स का मतलब बच्चों KLMN, यस। तो नंबर ऑफ सेल्स बच्चों यहाँ पे क्या करती हैं, ऐड होती हैं, मतलब इंक्रीज होती हैं। पॉइंट समझ में आ रही है। यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करने के पीछे मैं आपको बताऊँ बेटा इन केस ऑफ हाइड्रोजन, अगर बच्चों मैं यहाँ बात करता हूँ हाइड्रोजन को लेके, है ना, तो यहाँ बेटा आपकी जो सेल सिर्फ मैं लिख देता हूँ बच्चों KLMN। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों की सेल के अंदर जाएगा। इन केस ऑफ लिथियम अगर बच्चों मैं बात करूँगा तो देखो यहाँ पे 2 बेटा इलेक्ट्रॉन की सेल के अंदर जाएंगे, एक कहाँ जाएगा, एल सेल के अंदर। इसी तरीके से आपका जो सोडियम है, सोडियम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बच्चों कितना होता है, 11 एटॉमिक नंबर होगा। 11 का मतलब यहाँ पे अगर मैं आप डिस्कस करूँ कि बेटा फर्स्ट जो के सेल है उसके अंदर बेटा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने जाएंगे, 2। बेटा एल के अंदर कितना जाएगा, 8, 10 हो गया, 1 बेटा जाएगा एम के अंदर। इसी तरीके से अगर बताऊँ जो पोटेशियम के बारे में, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, दैट इज द 19।
बेटा ये कैसे फेल होगा, तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे आपका 2 आएगा, ये 8 आपका 10, देन 8 18 और 1 आपका यहाँ पे 9। तो आप यहाँ देखो मैं एक आपको सिंपल सा पैटर्न बता रहा हूँ कि जो हमारे सेल्स हैं वो कहीं ना कहीं देखो बच्चों आपके क्या कर रहे हैं, इनक्रीज कर रहे हैं, है ना। आप नीचे मूव करते जा रहे हो, आप टॉप से बॉटम ट्रेवल कर रहे हो, तो सबसे पहले के सेल आपका पार्टिसिपेट हुआ, फिर बच्चों एल सेल आ गया है ना, फिर आपका एम सेल बच्चों आया था इन केस ऑफ सोडियम, लिथियम के अंदर एल सेल आया था, है ना। और जैसे पोटेशियम बच्चों पहुंचे तो आपका एन सेल पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सेल्स आपके इंक्रीज कर रहे हैं, और जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे आपका जो एटॉमिक रेडियस होगा वो क्या करेगा, तो एटॉमिक रेडियस व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम बच्चों वो क्या करता है, इंक्रीज। कई मैं बहुत ही सिंपल से लॉजिक से बता रहा हूँ, है ना, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। तो ये बात आपको समझ में यहाँ पे आ गई, क्लियर पॉइंट है ये। ओके, अब बच्चों हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बच्चों मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट, और उसके साथ साथ मैं बताऊँगा बच्चों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो ठीक है, तो हेडिंग हमारी एज इट इज़ वही होगी ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो अब यहाँ देखना बच्चों, मैं एक बहुत ही एक सिंपल सा लॉजिक आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे बच्चों मान के चलो हमारे पास बच्चों यहाँ पे एक प्रोटॉन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ओके, यहाँ इसको बच्चों हम मान लेते हैं कि नाउ दिस इज द न्यूक्लियस। इसके बाद यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर की हेल्प लूँगा। यहाँ देखो बच्चों, तो ये आपकी प्रेजेंट इनर सेल, राइट, मैं लिखूँगा यहाँ पे ये है बच्चों आपकी इनर सेल, और ये बच्चों यहाँ पे आपका है न्यूक्लियस, राइट। इसके बाद बच्चों यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये बच्चों आपके हैं आउटर सेल, आउटर सेल। बात है क्लियर, ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर यहाँ पे एक्चुअली मैं बात करने वाला हूँ, मैं बात करने वाला हूँ बच्चों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन के बारे में हम लोग बहुत ही देखो बेसिक वे में स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके मैं रिजल्टेंट की बात करूँ, इन दोनों पॉइंट्स की रिजल्टेंट की बात करूँ, तो मैं एक सिंपल से टर्म यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इफ़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी वैल्यू बच्चों अगर अधिक हो जाती है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे बच्चों मान के चलो यहाँ पे इनर सेल के पास आपके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करने की हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हो आउटर सेल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आपके प्रेजेंट है। ये मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, समझ में आना चाहिए। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि बच्चों जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, और आपके जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों इनके साथ भी क्या करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन करेगा। अरे बात समझ में आ रही है। और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, जो आपके आउटर सेल के साथ बात मैं कर रहा हूँ, तो उसके साथ भी बच्चों क्या करेगा, यहाँ भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफाइन होगा, यस और नो, हाँ बिल्कुल डिफाइन होगा। तो बच्चों अब एक पॉइंट और मैं डिस्कस करूंगा कि ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात होगी, लेकिन फोर्स ऑफ रिपल्सन भी तो काम कर रहा है, कौन सा, जिसको बच्चों हम लोग बात करते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, मतलब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रॉन, आपके इनर सेल एंड आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके बीच में आपका रिपल्सन काम करेगा। तो देखो बच्चों, इसके और इसके बीच में क्या होगा, ये रिपल्सन काम करेगा, यहाँ पे रिपल्सन बेटा फील होगा, है ना। यहाँ भी देख सकते हो आपका सेम चार्ज, तो यहाँ भी रिपल्सन फील होगा। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स भी काम कर रहा है और रिपल्सन फोर्स भी काम कर रहा है। इसके बारे में बात करोगे तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है, और ये बच्चों आपको डिफाइन कर रहा है नाउ दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एटम के अंदर, फोर्स ऑफ रिपल्सन भी प्रेजेंट है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक। अब इसके बाद मैं इसलिए मैं रिजल्ट यहाँ पे पहले लिख रहा हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाउ दिस इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू बच्चों क्या हो रही है, अधिक फोर्स ऑफ रिपल्सन से, तो उसका रिजल्टेंट आपका जो निकल के आएगा कि वहाँ पे आपका जो एटम का जो साइज होगा या रेडियस होगी वो बच्चों क्या करेगी, डिक्रीज। क्यों, अट्रैक्शन की वैल्यू अधिक हो रही है। सेकेंड पॉइंट, अगर मैं लिखूँ कि फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू अधिक हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो आप क्या बोलोगे कि सर रिपल्सन अधिक हो रहा है। रिपल्सन अधिक होने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन है वो अधिक हो रहा है। तो अधिक होने से क्या होगा,
कि आपका जो रिजल्टेंट में एटॉमिक साइज है, जो रेडियस है, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या बात ये समझ में आ रही है? सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, क्या ये बात क्लियर है? ओके। अब इस एटम को लेके मैंने आपको सिंपल सा पॉइंट डिस्कस किया कि अगर आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, रिपल्सन भी एग्जिस्ट कर रहा है एटम के अंदर, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखोगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा कौन सा है? न्यूक्लियस के साथ जो आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्शन फोर्स को आपको डिफाइन कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा तो इसका मतलब है कि बच्चों जो न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उनको विड्रॉ कर लेगा, तो साइज छोटा कर देगा, है ना, साइज छोटा हो जाएगा। और अगर बच्चों रिपल्सन की वैल्यू अधिक हो गई अट्रैक्शन से, तो आपका साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या ये बात क्लियर है आपको? ओके। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट पॉइंट। ओके। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लिखने वाला हूँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन को लेके, कि बच्चों जो एटॉमिक साइज होगा, एटॉमिक साइज मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर बच्चों यहाँ पे आपका अट्रैक्शन अधिक हुआ या रिपल्सन अधिक हुआ, तो मैं इसको ऐसे कहूँ, मेरा एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। इसको ध्यान से देखना, न्यूक्लियर चार्ज को बच्चों हम लोग लेके चलते हैं एटॉमिक नंबर से, या हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से इसको रिलेट करते हैं, या फिर न्यूक्लियस के पास जो भी चार्ज आपका प्रेजेंट है उसके साथ, और बेटा वो क्या है? प्रोटॉन्स है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो जितना अधिक बेटा प्रोटॉन्स होगा, जितना अधिक प्रोटॉन्स होगा तो भाई अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब अधिक प्रोटॉन्स होने की वजह से आपका जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? काफ़ी मैक्सिमम होगी। अधिक होने का मतलब कि साइज बच्चों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो साइज क्या हो जाएगा आपका? उतना ही साइज छोटा होगा। और जितना बच्चों यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज जितना कम होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो गए, तो उस केस में साइज क्या होगा आपका? इंक्रीज होगा। ये बेसिक से मैंने एक रिलेशन यहाँ पे लिखा है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने के लिए, दैट इज दी शील्डिंग। शील्डिंग, व्हाट इज अ शील्डिंग? तो शील्डिंग को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक दो पॉइंट लिखूंगा। शील्डिंग का मतलब बेसिकली बच्चों क्या होता है? प्रोटेक्शन, ठीक है, प्रोटेक्ट करना। अब प्रोटेक्ट बेटा कैसे करना वो देख लो। ये हमारे पास बच्चों यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये आपकी इनर सेल है, ये आउटर सेल है, ठीक है, ये आपके यहाँ पे इनर सेल है, ये आपके यहाँ पे आउटर सेल है, ठीक है। तो जो बच्चों न्यूक्लियस है, आउटर सेल के पास भी इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से प्रेजेंट है, इनर सेल के पास भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो क्या होगा? होगा कुछ ऐसा कि बेटा जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, वो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करेगा न्यूक्लियस के साथ। यस और नो? हाँ बिल्कुल करेगा। और जो आपका इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे, लेकिन आउटर सेल के साथ बेटा रिपल्सन फोर्स भी तो हो रहा है। तो यहाँ पे रिपल्सन फोर्स होने की वजह से कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसे बोलूँ कि इनर सेल्स के पास, इनर सेल्स के पास अगर बेटा अधिक इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना, या फिर जो भी यहाँ पे सबसेल पार्टिसिपेट करेगी अगर उसका साइज छोटा हो गया, है ना, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आपका जो शील्डिंग होगा वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं एक बहुत ही एक सिंपल सी छोटी सी कहानी बताने वाला हूँ, है ना, जरा उसको ध्यान से देखना। जैसे बच्चों मान के चलो अपन क्लास के अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, है ना, पढ़ाने के बाद मैंने आपको थोड़ा लेट छोड़ा, और रास्ते में आप जिस रास्ते से आते हो उस रास्ते पे कुछ ना कुछ बच्चों आपका कुछ खेल होने वाला है, या खेल कुछ दिखाने वाले आते हैं ना, वो खेल देखनी आपको जाना है, ठीक है। तो क्या करोगे? आपका खेल स्टार्ट होने वाला है सपोज आपका 12 बजे, ठीक है, और लेक्चर आपका छूटना है, लेक्चर आपका 12 बजे ही छूटना है, ठीक है, दोपहर में। और लेक्चर बच्चों मैंने सपोज छोड़ा है आपका 12:10 पे, मतलब 10 मिनट मैंने आपको लेट छोड़ा। तो खेल तो बच्चों 12 बजे स्टार्ट हो गया ना, खेल का टाइमिंग था 12 बजे स्टार्ट होने का, वो तो हो गया। आप 10 मिनट वैसे लेट हो गए और आप लेट पहुंचे, वहाँ पे डिस्टेंस बड़ा थी उस रास्ते पे। तो जब वहाँ पे आप पहुँचे तो ऑलरेडी क्या था बच्चों कि यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी एक भीड़, क्योंकि आप लेट पहुँचे हो तो बहुत सारे लोगों की भीड़, मतलब क्राउड पहले से बहुत सारी इकट्ठी हो गई। अरे ये बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे बहुत सारी क्राउड पहले से ही इसके आसपास घेरे में इकट्ठी हो गई, है ना। तो घेरे में इकट्ठे होने का मतलब ये हो गया बच्चों क्या? ये हो गया आपका इनर सेल। क्या बात समझ में आई? इसके बाद जब तक आप पहुँचे तब तक हुआ क्या कि भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई कि आप यहाँ से जब पहुँचे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे मौका नहीं मिला अंदर जाने का, क्योंकि भीड़ बेटा काफ़ी डेंस यहाँ पे हो गई, आप अंदर नहीं जा सकते हो।
तो जब नहीं जाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो शील्डिंग है वो बच्चों क्या हो रही है, वो शील्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त है। अब शील्डिंग की वैल्यू बच्चों यहाँ पे इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते हो, शील्डिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई है। अब शील्डिंग जब काफ़ी ज़्यादा हो गई तो आप करते क्या हो, आप फिर से पीछे जाओगे, और पीछे जाने के बाद पीछे या तो कोई बच्चों बड़ी बिल्डिंग होनी चाहिए, ऊंची बिल्डिंग, या फिर बच्चों कोई ट्री होना चाहिए, है ना, ऊंचा ट्री होना चाहिए या ऊंची कोई जगह होनी चाहिए। उस जगह पे जाके आप क्या करोगे, बैठोगे, और बैठने के बाद बेटा वहां से आपको ये दिखेगा। एक बात तो ये समझ, मतलब अगर अंदर बच्चों प्रोटेक्शन को ज़्यादा हुआ न्यूक्लियस के साथ, है ना, अगर इनर सेल के अंदर बच्चों प्रोटेक्शन ज़्यादा हुआ तो आप कहाँ जाओगे, आप पीछे जाओगे। तो पीछे जाने का मतलब आपका साइज क्या करो, आप साइज बढ़ रहे हो, क्या है, साइज आपका बढ़ रहा है। अरे साइज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल। अब क्या हुआ धीरे धीरे कि सपोज मान के चलो आपका जो इनर सेल्स के पास यहाँ जो भीड़ थी, वो भीड़ बच्चों सपोज मान लेते हैं कुछ कम हो गई। तो भीड़ कम होने का मतलब क्या है कि आपको, आप बेटा पीछे फिर नहीं जाओगे, तो आप क्या करोगे, आप बेटा पीछे ना जाके आप फॉरवर्ड आओगे, और फॉरवर्ड आने के बाद आप फ्रंट पॉइंट पे आ जाओगे और आराम से देखोगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब बच्चों शील्डिंग की वैल्यू अधिक होगी, जब शील्डिंग की वैल्यू अधिक होगी इनर सेल्स को लेके, न्यूक्लियस के जो प्रोटेक्शन हो रहा है इनर सेल के पास, शील्डिंग की वैल्यू अगर अधिक हो जाएगी तो आप कहाँ जाओगे, पीछे। तो पीछे जाने का मतलब क्या होगा कि जो साइज होगा, आप समझ सकते हो साइज क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि अगर आपकी शील्डिंग की वैल्यू जो है बच्चों वो कम है, मतलब पूरा प्रोटेक्शन कम है न्यूक्लियस के साथ, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे बच्चों, आप फ्रंट पे आओगे, पीछे नहीं जाओगे। तो उस समय साइज क्या होगा, उस समय साइज क्या होगा, साइज उस समय आपका छोटा होगा। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि जब बच्चों भीड़ अधिक हो गई थी तो आप पीछे चले गए थे, साइज बढ़ गया था। तो आपको याद कैसे रखना है कि जहाँ पे शील्डिंग बच्चों अधिक होगी, जिस सबसेल के साथ शील्डिंग अधिक होगी, है ना, तो वहाँ पे साइज क्या करेगा बच्चों, वहाँ पे साइज बढ़ता जाएगा। और जहाँ पे बेटा शील्डिंग मतलब प्रोटेक्शन जहाँ पे कम होता जाएगा, मतलब बेटा वहाँ पे आप पीछे क्यों जाओगे, आप तो फ्रंट पे आओगे ना, फॉरवर्ड, तो उस समय आपका जो साइज होगा वो क्या करेगा, आपका वो साइज आपका डिक्रीज करेगा। क्या बात समझ में आपको आ रही है। एक सिंपल सी कहानी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अभी इसी कहानी के ऊपर मैं शील्डिंग को और बेटर वे में आपको बताऊंगा, जब ध्यान से देखना। तो हेडिंग हमारी वही रहेगी, शील्डिंग। तो इसके अंदर बच्चों मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं कि पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग मीन्स, पुअर शील्डिंग मीन्स साइज will डिक्रीज, साइज विल डिक्रीज। सेकेंड पॉइंट में लिखूंगा इफेक्टिव या फिर बच्चों लिखूंगा मैं स्ट्रॉन्ग। शील्डिंग मीन्स शील्डिंग मीन्स साइज विल इंक्रीज, साइज विल इंक्रीज, है ना। तो आप देख सकते हो बच्चों, अब जो आपका इनर घेरा था, जो अंदर का घेरा था, जो बेटा वहाँ पे प्रोटेक्शन था, मतलब वहाँ पे क्राउड अगर ज़्यादा थी, बेटा ज़्यादा क्राउड थी, तो बच्चों आप कहाँ पे जा रहे थे, तो आप कहाँ जा रहे थे, पीछे जा रहे थे। अगर बच्चों शील्डिंग ही कम है, अगर भीड़ ही कम थी, तो उसमें क्या था बच्चों, आपको फॉरवर्ड पे आना पड़ेगा, आराम से आप फ्रंट, बेटा फ्रंट आके देखोगे, तो उसमें बेटा साइज क्या करेगा, आपका डिक्रीज कर रहा है ना। या फिर बच्चों मैं बोलूँ कि इफेक्टिव या फिर स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है, ऐसा कभी क्वेश्चन रुका है मतलब इफेक्टिव या स्ट्रॉन्ग शील्डिंग है, मतलब प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा है न्यूक्लियस का, मतलब जो खेल दिखा रहा था बेटा उसके आसपास जो भीड़ थी वो काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ थी। तो इसका मतलब क्या है कि आपको क्या करना पड़ा, पीछे जाना पड़ा था। तो इसका मतलब जब ज़्यादा भीड़ थी तो बच्चों आप पीछे की साइड आप बैकवर्ड मूव किए थे, और जब बच्चों भीड़ कम थी, कुछ इस तरीके से भीड़ प्रेजेंट थी, आप देखो कुछ इतने लोग खड़े हुए थे, तो उस समय बच्चों आप फ्रंट आए थे, मतलब वहाँ पे आपका साइज, आप फॉरवर्ड आए हुए थे, तो वहाँ पे साइज का बच्चों आपका डिक्रीज कर रहा था, साइज क्या डिक्रीज। वहाँ पे यहाँ बच्चों साइज क्या होगा, ऑटोमेटिक बच्चों क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये एक सिंपल सी छोटी सी कहानी है, इसलिए आपको मैंने बताया, आपको हमेशा याद रहेगा। मतलब भीड़ ज़्यादा होती है तो हम पीछे भागते हैं, भीड़ कम होती है तो हम आगे आ जाते हैं, बस यही एक सिंपल सा पॉइंट है। तो जब स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होगी, स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन होगा बच्चों न्यूक्लियस के साथ, तो इसका मतलब बच्चों क्या है कि वहाँ पे आपका साइज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या ये बात क्लियर है, ओके। इसके बाद मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको सब सेल्स को लेके। तो बच्चों एस, पी, डी एंड एफ,
ठीक है। इनके बारे में बच्चों बात करूँ तो मैं डी को लेके जरा बात करूँगा तो नाउ दिस इज n-1, मैं एफ को लेके बात करूँगा तो नाउ दिस इज n-2, ठीक है। तो बच्चों डी और एफ सबसेल को लेके मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चों, आपका जो एस सबसेल है वो तो पता है बच्चों स्फीरिकल शेप का है ना, स्फीरिकल शेप का है। स्फीरिकल शेप का है तो मतलब यहाँ बच्चों शील्डिंग कैसी होगी, शील्डिंग बच्चों कैसी होगी, शील्डिंग बच्चों यहाँ पे होगी हाईएस्ट। कैसी होगी, हाईएस्ट, बिकॉज स्फीरिकल शेप, कोई आपको चांस मिलेगा नहीं अंदर जाने का। इन केस ऑफ पी, जो पी सबसेल बच्चों बात करूँ तो यहाँ पे कैसा बेटा डंबल शेप होता है, ऐसा आपको पता होगा। तो डंबल शेप होने की वजह से बच्चों यहाँ पे आपका जो साइज के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो शील्डिंग होता है वो काफ़ी बेटर होता है, ठीक ठाक होता है, लेकिन एस सबसेल से थोड़ा सा कम होता है। लेकिन डी और एफ सबसेल की बात करूं तो बेटा डी होता है डबल डंबल शेप और एफ होता है आपका 8 फोल्ड स्ट्रक्चर। तो जिसकी वजह से बच्चों यहाँ पे आपका जो मैं बोलूँगा तो स्पेस, यहाँ पे इनर सेल के अंदर जो स्पेस है बच्चों वो क्या मिलेगा, मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको मिलेगा ज़्यादा। जब इनर सेल में स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो इसका मतलब भीड़ कम है, तो बच्चों आप कहाँ जाओगे, आप फॉरवर्ड चले जाओगे। तो फॉरवर्ड जाने का मतलब साइज आपका छोटा होगा। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे लिखते हैं कि डी और एफ सबसेल के अंदर बच्चों आपको मिलता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। पुअर शील्डिंग इफेक्ट, उसके पीछे रीजन क्या है बच्चों, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनकी वजह से बच्चों यहाँ पे आपके डी और, तो इसका मतलब आपका एस के अंदर मैक्सिमम होगा, देन पी, और डी और एफ के अंदर बच्चों काफ़ी पुअर होता है। तो इसी की वजह से बच्चों एक आपका एक हेडिंग आता है डी डी कॉन्ट्रैक्शन, आप अगर आपने सुना है तो डी डी कॉन्ट्रैक्शन। और एफ के अंदर बच्चों मैं बात करूं तो एफ के अंदर बच्चों एक आता है लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन और एक आता है आपका एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो नाम से तो समझ में आ रहा होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज़ बेटा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, मतलब साइज का छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो आपका जो साइज है वो साइज क्या है बच्चों, आपका स्मॉल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, स्मॉल साइज हो रहा है। और बेटा ऐसे भी लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की बात, तो वहाँ भी साइज छोटा हो रहा है। तो साइज छोटा होने के पीछे बेटा रीजन वही है कि भीड़ कम हो रही है, शील्डिंग कम हो रही है, शील्डिंग कम होगी तो आप फॉरवर्ड जाओगे, साइज छोटा हो जाएगा। बट एस और पी के अंदर भीड़ काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी, तो आप बेटा फ्रंट पे ना आके, फॉरवर्ड ना आके, आप बेटा बैकवर्ड जाना पड़ेगा खेल को देखने के लिए। तो मतलब यहाँ पे आपका इतना प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो आप ऐसे यहाँ पे बोल सकते हो कि एस जो आपका सबसेल था, उस एस सबसेल के अंदर जो शील्डिंग की बात करते हैं अपन, तो वो बच्चों कैसी होती है, इफेक्टिव। अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि एस के अंदर बच्चों कैसी होती है, इफेक्टिव। बट इन केस ऑफ पी, पी बच्चों होती है आपकी मॉडरेट, कैसी होगी, मॉडरेट शील्डिंग होती है। और डी और एफ के अंदर बच्चों काफ़ी पुअर होती है। ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको डिस्कस करूंगा बच्चों डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे हेडिंग आएगा, दैट इज दी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इसलिए बच्चों कभी भी एस ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन नहीं आता है, ठीक है। आपको डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा या फिर आपको एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। ओके, तो बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आपका डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। तो देखो बच्चों यहाँ पे एक आपको मैं डिस्कस करूँगा, जेड इफेक्टिव इक्वल टू होता है आपका जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। यहाँ बेटा जो सिग्मा लिखा है मैंने, दिस इज द स्क्रीनिंग नंबर, और जेड बच्चों है इट इज न्यूक्लियर चार्ज, एंड जेड इफेक्टिव क्या है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो बच्चों जेड इफेक्टिव के बारे में बताऊँ तो ध्यान से देखना कि जैसे बच्चों हमारे पास ये आपका न्यूक्लियस है, ये इनर सेल है, ये बच्चों आपके आउटर सेल है, ठीक है। आउटर सेल के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो क्या होगा कि बच्चों यहाँ पे आपका जो न्यूक्लियस है बेटा वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट जो सेल के पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चों वो अट्रैक्शन बेटा फोर्स फील करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने की वजह से, है ना, इसमें जितना फोर्स आना चाहिए था क्या उतना ही बेटा फोर्स डिफाइंड होगा, बात समझो ध्यान से, क्या उतना ही बेटा फोर्स से बेटा ये अट्रैक्शन होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। तो फिर क्या होगा वो समझो ध्यान से, कि एक्चुअली मैं आपको ऐसा लग रहा था कि मैं अगर ऐसे बोलूँ कि बेटा इसके पास आपका चार्ज है सपोज 12 यूनिट, बात ध्यान से समझना। तो क्या 12 यूनिट है जो बच्चों न्यूक्लियस के पास, ये क्या 12 यूनिट आपके फोर्स, मतलब 12 यूनिट बच्चों क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और बाहर का जो इलेक्ट्रॉन बेटा दिख रहा है इसके साथ क्या 12 यूनिट पूरी तरीके से पार्टिसिपेट हो रहे बेटा अट्रैक्शन के साथ, तो नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे,
क्योंकि जो अंदर इनर सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों वो भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वो भी जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेंगे तो बाहर जो 12 इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा उसको एग्जैक्टली वही चार्ज मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है। तो एक्चुअली में जो न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज बच्चों डिफाइन करता है बच्चों टोटल जितनी उसके पास बेटा प्रोटॉन्स हैं, क्या जितने उसके पास प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। जितने प्रोटॉन्स हैं बच्चों तो उतना आपका क्या हो जाएगा बच्चों, Z इंटू ई हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये बच्चों क्या बता रहा है, दिस इज द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। बट एक्चुअली में बेटा इफेक्टिव वर्ड कहाँ से आएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, मतलब अब ऐसा हो जाएगा कि जितना बच्चों 12 यूनिट से कुछ कम चार्ज आपका डिफाइन होगा। तो अब बात समझ में आपको आ रही हो कि बेटा 12 यूनिट जो है मैक्सिमम चार्ज है, तो इसका मतलब जेड की वैल्यू तो बड़ी हो गई है। अच्छा जेड इफेक्टिव छोटा क्यों होगा, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या, इफेक्टिव का मतलब है कि जितना आपका काम कर रहा है, तो बेटा कहीं ना कहीं 12 यूनिट से कम आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे न्यूक्लियस का काम करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? क्यों, कुछ बेटा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है प्रोटॉन्स के, ठीक है। तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव बेटा वो चार्ज होगा जो बाहर के इलेक्ट्रॉन के साथ काम कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिफाइन कर रहा है। तो इसी की वजह से बेटा जेड बेटा हमेशा ग्रेटर होता है जेड इफेक्टिव से। क्या बात क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा कि जो जेड इफेक्टिव है वो बच्चों पीरियड और ग्रुप के अंदर किस तरीके से काम करता है। तो ठीक है, तो बच्चों जेड इफेक्टिव के बारे में बात करूं जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। बेटा जेड इफेक्टिव हमेशा काम करता है बेटा किसके साथ, पीरियड के अंदर। मतलब मैं लिखूं जेड इफेक्टिव विल ऑलवेज वर्क इन पीरियड, ठीक है। तो जब भी बच्चा आप लेफ्ट से राइट में ट्रेवल करोगे तो उसमें बच्चों आपका जो जेड इफेक्टिव है बच्चों हाईएस्ट प्रायोरिटी के अंदर ये कॉन्सेप्ट आपका डिस्कस किया जाएगा। इसी तरीके से बच्चों एक पॉइंट आता है स्कीनिंग। तो स्कीनिंग कांस्टेंट या सील्डिंग इफेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग। मतलब आप देखो यहाँ पे, तो बच्चों बात करूँगा सील्डिंग इफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो सील्डिंग इफेक्ट बच्चों वर्क करता है ग्रुप के अंदर, राइट, ग्रुप के अंदर। तो देखो कौन कहाँ पे काम करता है, जेड इफेक्टिव बच्चों कहाँ पे काम करेगा, जब आप पीरियड के अंदर ट्रेवल करोगे। और सील्डिंग इफेक्ट के बारे में बच्चों बात करूँ तो आप ग्रुप के अंदर ये बेसिकली काम करता है। ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पे बोलूँगा साइज को लेके, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। मतलब जितना अधिक जेड इफेक्टिव होगा, है ना, जितना अधिक जेड इफेक्टिव होगा बेटा साइज उतना ही आपका छोटा होगा। जितना कम जेड इफेक्टिव होगा तो साइज आपका उतना ही बड़ा होगा। जेड इफेक्टिव का मतलब मैंने फिर से एक बार बता देता हूँ, देख लो ध्यान से। जेड इफेक्टिव का मतलब सीधा आप ये मान चलो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ, जैसे मैंने पहले कहानी बताई थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा साइज उतना ही छोटा होगा। अब देखो कैसे, कि मैंने जब फिर से एक बताता हूँ बेटा, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपकी इनर सेल है, ये आपकी आउटर सेल है, ठीक है। अगर बेटा बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसके पास उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, मतलब अधिक से अधिक बच्चों आपका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो काम कर रहा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज आप बोल सकते हो, उतना अधिक से अधिक बच्चों आपका न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, ये फ्रंट पे चला आएगा। और कब काम करेगा, कि जब बाहर जो बेटा अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों कम सील्ड कर रहे हैं, कम प्रोटेक्शन कर रहे हैं न्यूक्लियस को। जब कम प्रोटेक्शन मिलेगा, कम भीड़ बच्चों होगी, तो आप फ्रंट पे चले आओगे, फॉरवर्ड आओगे। अरे बात समझ में आ रही क्या? तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव को बेटा रिलेट करो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ या न्यूक्लियर चार्ज के साथ। बेटा जितना अधिक न्यूक्लियर चार्ज काम करेगा, जितना अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, मतलब जितना अधिक न्यूक्लियस का चार्ज काम करेगा बाहर के इलेक्ट्रॉन के साथ, उतना ही तेजी से बच्चों यहाँ पे साइज छोटा होता जाएगा, साइज छोटा होता जाएगा। और जितना कम बेटा काम करेगा तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब भीड़ आगे अधिक हो जाएगी, मतलब सील्डिंग अधिक हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ओके, तो हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं साइज के साथ, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सील्डिंग इफेक्ट। मतलब जितनी अधिक भीड़ बेटा सील्डिंग को बेटा आप मानो फोर्स और रिपल्सन के साथ, कि जितना अधिक रिपल्सिव फोर्स करेगा, मतलब इनर सेल के इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के साथ जितना अधिक रिपल्सिव फोर्स बेटा डिफाइन करेंगे, मतलब अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, तो आप बेटा फ्रंट पे नहीं आओगे बेटा, क्या बैकवर्ड जाओगे, पीछे जाओगे। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पे साइज क्या है, कि जितना अधिक भीड़ होगी आपका साइज उतना बेटा बढ़ेगा। मतलब भीड़ अधिक होने का मतलब सील्डिंग इफेक्ट अधिक होगा, जितना अधिक सील्डिंग तो बच्चों साइज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर पॉइंट है। और जहाँ पे सील्डिंग कम होगा तो ऑब्वियसली बेटा वहाँ पे साइज छोटा होगा। और अपन को बेटा हम लोगों ने बात की थी कि डी एन एफ के अंदर बच्चों जो शील्डिंग इफेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे वो क्या थी,
वो बच्चों काफ़ी लेस थी, है ना, पुअर थी। तो जिसकी वजह से बच्चों क्या है कि जब प्रोटेक्शन कम होगा तो वहाँ पे बेटा साइज क्या होगा, साइज छोटा होगा, साइज कैसा होगा, स्मॉल साइज होगा, जिसकी वजह से जो टर्म आता है डी के अंदर डी डी कॉन्ट्रैक्शन, एफ के अंदर आता है बेटा आपका लेंथोइड एंड एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ये बात क्लियर हो गई है, ओके। और शील्डिंग इफेक्ट के बारे में, है ना, तो ये तो आपको पहले से भी मैंने डिस्कस करके रखा ही आपको कि बच्चों एस सबसे मैक्सिमम होगा, देन पी, देन डी, देन एफ। जनरली बच्चों डी और एफ के अंदर काफ़ी पुअर होता है ना। मॉडरेट बच्चों कहाँ होता है, पी के अंदर होता है, एस के अंदर बच्चों काफ़ी स्ट्रांग होता है, ओके। अब यहाँ से बेटा हम लोग अब मूव करने वाले हैं डी ब्लॉक पे, ठीक है। तो डी ब्लॉक के अंदर जो हमारा साइज है ना, वो किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, एटॉमिक साइज। चलो, तो डी के अंदर बच्चों मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, जरा मैं उसको लिख लेता हूँ एक बार, ठीक है, आपको समझ आने के लिए। देखो बच्चों, स्कैंडियम, नेक्स्ट इज टाइटेनियम, वेनेडियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर एंड जिंक। एटॉमिक नंबर भी फटाफट से लिख लेते हैं, है ना, तो आपको एक साथ समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, स्कैंडियम का बच्चों कितना 21 होगा, नेक्स्ट 22 होगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से वर्टिकल कॉलम में आपको डिजाइन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये बच्चों देख सकते हो यहाँ पे मैंने 3D बेटा 3D सीरीज बच्चों यहाँ पे मैंने स्टार्ट की है। तो 3D सीरीज बच्चों किस पीरियड से स्टार्ट होती है बच्चों, फोर्थ पीरियड से। फोर्थ पीरियड से आपकी 3D सीरीज क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब ध्यान से यहाँ पे बच्चों में बताऊँ तो स्कैंडियम से लेके, कहाँ से बच्चों, स्कैंडियम से लेके और मैग्नीज तक। नेक्स्ट बच्चों आयरन, कोबाल्ट एंड निकेल, लास्ट बेटा कॉपर और जिंक। इसको मैंने एक साथ क्यों किया है, मैं जरा इसके बारे में बताऊंगा, देखना ध्यान से कि बच्चों यहाँ पे आपको मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन पे अगर मैं जाऊँ तो आपको देखो और बेटर समझ में आएगा कि सबसे पहले देखो बच्चों स्कैंडियम का मैं लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पे, है ना, क्या होगा वो देखो, 1s2, 21 बेटा है इलेक्ट्रॉन्स, 2s2, 2p6, नेक्स्ट इज 3s2, 3p6 होगा, 4s2 होगा और 3d1 होगा। क्लियर है। तो ये हो गया बेटा यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा ठीक है, अभी आपको मैंने डिस्कस किया था कि जब बच्चों हम पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेड बेटा आंसर क्या निकल के आता है कि आप लेफ्ट साइड जाओगे तो वहाँ आपका जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा और एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। दिस इज आंसर। तो आप बोलोगे कि सर ट्रेंड बनना चाहिए था कि जिंक का बेटा जो रेडियस होना चाहिए था वो कैसा होना चाहिए था, वो सबसे छोटा होना चाहिए था और स्केटिंग में सबसे बड़ा होना चाहिए था। ये आपका आंसर बना आना चाहिए था। लेकिन ध्यान से देखो बेटा, ऐसा आंसर नहीं बनेगा। यहाँ पे बेटा क्या कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, मैंने जैसे बताया था कि बेटा डी सेप्शल पार्टिसिपेट करने वाली है। तो देखो बेटा इसमें आता है आपका D1 है ना, 3D1। यहाँ देखो बच्चों क्या आएगा, D2 आता है। आपको कन्फ्यूजन में याद दिला रहा हूँ, ये बेटा आपका D3 आ गया, D4 नहीं बच्चों, क्या आया था, D5 आया था। यहाँ बेटा क्या D5 आया था। इन केस ऑफ आयरन बच्चों D6, यहाँ पे क्या D7, नाउ दिस इज D8, D9 नहीं बच्चों D10 आया था अगर आपको याद है, ये D10 मैंने कन्फ्यूजन आपको सिखाया है। तो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चों, ओके। अब इसके पीछे मैं बच्चों यहाँ पे बताऊंगा एक छोटा सा एक पॉइंट है, रिपल्सन का पॉइंट, ठीक है, जरा उस पर फोकस करना कि जैसे देखो बच्चों अगर मैं बात करूँ बच्चों Mn तक, है ना, मैग्नीज तक की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ देखो बच्चों आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। मैं एक बहुत ही एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, 1 2 3 4 5। तो देखो बच्चों यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, पैरेलल स्प्रिंग के साथ बेटा हाफ फिल्ड हो गए हैं। तो अब यहाँ मुझे बताओ कि यहाँ पे बेटा आप देख सकते हो स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक, तो बेटा जो कन्फ्यूरेशन आ रहा है बेटा उसको मैंने जब फिलिंग की है तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की मैं बात करना चाहूँगा तो बच्चों कैसा होगा
यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा वो काफ़ी कम होगा। कैसा होगा? कम। भाई देखो यहाँ पे कोई भी आपका खास रिपल्सन बच्चों कब डिफाइन करें, जब एक ही ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वहाँ पे रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी रिपल्सन नहीं होने वाला है। तो रिपल्सन बच्चों यहाँ पे क्या होता है? काफ़ी कम होता है। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे कैसे हैं आपके, देख सकते हो इलेक्ट्रॉन बच्चों यहाँ पे आपके लेस हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काफ़ी कम है। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन काफ़ी कम है तो रिपल्सन की वैल्यू कम हो रही है। तो मैंने बताया था अगर रिपल्सन कम होगा तो अट्रैक्शन अधिक होगा। अट्रैक्शन अधिक होने का मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज काम करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज या अधिक होगा। और जेड की वैल्यू तो बच्चों वैसे इंक्रीज कर रही है, आपको दिख रहा है। मैं बात करूँ स्कैंडियम से मैग्नीज तक की, तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज मतलब अट्रैक्शन इंक्रीज। इसका मतलब यहाँ पे सीधा होगा कि रिपल्सन बढ़ गया है, सॉरी रिपल्सन आपका कम हो गया है, रिपल्सन कम और अट्रैक्शन बढ़ गया है। तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजल्टेंट ये हो जाएगा कि सर एटॉमिक जो रेडियस होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। तो दैट्स वाई बच्चों आप स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक देखोगे तो आपका जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या करता है? आपका डिक्रीज करता है। ये रीजन समझ में आपको आ गया? ओके। इसके बाद बच्चों आते हैं आयरन, कोबाल्ट और निकल के ऊपर। तो आयरन, कोबाल्ट और निकल पे बेटा देखोगे तो D8 तक बेटा इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। तो D8 को मैं जरा देखो फिल करके आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। D8 की अगर बच्चों में बात करूँगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नाउ दिस इज 6 7 एंड 8। तो ये जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ बच्चों क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होगा? बढ़ेगा। रिपल्सन कैसा होगा? इंक्रीज। तो इलेक्ट्रॉन क्यों रिपल्सन बच्चों क्या? इंक्रीज। अगर रिपल्सन बढ़ गया है, अट्रैक्शन कम हो गया, तो मतलब आपका जो रेडियस होगा, जो साइज होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब बच्चों देखो आयरन, कोबाल्ट, निकल के साथ बच्चों क्या होगा? यहाँ पे रेडियस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई? मैं फिर से रिपीट करता हूँ। स्कैंडियम से मैग्नीज तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम था, इलेक्ट्रॉन्स बच्चों लेस थे, जिसकी वजह से जेड की वैल्यू बढ़ रही थी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, तो अट्रैक्शन की वैल्यू बढ़ रही थी, तो साइज क्या? छोटा हो रहा था। बट इन केस ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल यहाँ पे आपकी जो रेडियस की वैल्यू होगी बच्चों वो क्या करेगी? आपकी क्या करेगी बच्चों? इंक्रीज करेगी। क्यों? यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स अधिक हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन की रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और लास्ट बच्चों में बात करूंगा तो कॉपर और जिंक को लेके। तो कॉपर और जिंक को लेके आप देख सकते हो तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स बच्चों काफ़ी मैक्सिमम वैसे आपको दिख रहे हैं। तो कॉपर के अंदर बच्चों D10 है, यहाँ भी आपका D10 है। तो इतना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाएगा यहाँ पे कि साइज बच्चों कैसा होगा? काफ़ी मैक्सिमम होगा। तो ये आपका बेसिक ट्रेंड हुआ, ठीक है। अब इसके पीछे मैं एक आपको और लॉजिक बताऊंगा, ठीक है, तो उस पर भी जरा फोकस करते हैं। जैसे मैं फिर से लिखूंगा बच्चों, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। हाँ, अब देखो बच्चों स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक की मैंने एक पहला पॉइंट बताया क्या? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन आपका कैसा बच्चों? अधिक नहीं, कैसा था? कम था। लेकिन यहाँ पे जो आपका कैपिटल जेड इंक्रीज कर रहा था, तो आपका यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा काम करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? वो आपकी इंक्रीज करेगी। तो बच्चों साइज करेगा आपका डिक्रीज। ओके। तो अब इसके साथ मैं आपको यहाँ पे रिजल्टेंट लिखूंगा कि बच्चों यहाँ पे आपका जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू अधिक हो रही है, किससे? शील्डिंग इफेक्ट से। ऐसा भाई इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ये हो गया, सेकेंड एक्सप्लेनेशन आपके सामने ये हो गया, ठीक है। इसका बच्चों आयरन, कोबाल्ट, निकल के ऊपर मैं बात बताऊं तो देखो मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि बेटा आयरन, कोबाल्ट, निकल में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ने के साथ यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन जो रिपल्सन था उसकी वैल्यू क्या हो रही थी बच्चों? इंक्रीज। इंक्रीज होने का मतलब बच्चों साइज क्या होगा आपका? इंक्रीज। भाई रिपल्सन अधिक हो रहा है ना, तो साइज आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये बात क्लियर हो गई थी। लेकिन एक एक्सप्लेनेशन और देते हैं कि यहाँ पे जो जेड इफेक्टिव आता है उसकी वैल्यू बच्चों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसको? बेटा शील्डिंग इफेक्ट के इक्वल होती है, ठीक है। एक आपका एक्सप्लेनेशन ये हो गया। बट इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक में बात करूं तो कॉपर और जिंक के अंदर मैंने अभी जस्ट बताया कि यहाँ भी आपका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अधिक होने की वजह से यहाँ पे जो रिपल्सन है बच्चों वो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से आपका साइज भी क्या था? इंक्रीज किया था। और साइज आपका क्या किया था? इंक्रीज किया था। लेकिन इसका एक एक्सप्लेनेशन और होता है कि यहाँ पे आपका जो जेड इफेक्टिव है उसकी वैल्यू कम होती है आपकी शील्डिंग इफेक्ट से। एक आपका इसके पीछे आंसर ए भी है, ठीक है। तो जिसलिए आपका यहाँ पे साइज क्या होगा? आपका एक्सीडेंटली एक अचानक से आपका इंक्रीज कर जाएगा।
ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसके बाद मैं ज़रा साइज़ को टिक कर लेता हूँ। तो बच्चों देखो यहाँ पे आपका ये बिगर साइज़ होगा, ये आपका यहाँ पे मूव करेगा। नेक्स्ट आपका एम एन के साथ मैं पूछूंगा, तो यहाँ पे बेटा देखो यहाँ से साइज़ आपके इनके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होंगे। और कॉपर और जिंक में चलूँगा तो इस पॉइंट पे आपका जो साइज़ होगा वो कुछ इस तरीके से मूव करेगा। यहाँ पे आपका इससे बिगर और सबसे बड़ा आपका ये, तो ये आपका ट्रेंड यहाँ पे इस तरीके से फॉलो हो जाएगा। क्या बात क्लियर है? ओके, तो ये आपका हो गया यहाँ पे ट्रेंड। अब इसको याद करने का भी एक तरीका होता है ना, वो तरीका भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। इसको इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो, मैं इसको ऐसे भी याद रखता हूँ, ठीक है। टाइटेनियम रिजल्टेंट भाई किसका साइज़ बड़ा किसका साइज़ छोटा? जिंक, वेनेडियम। नेक्स्ट आपका इसके बाद आएगा दैट इज़ द क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, नेक्स्ट इज कॉपर, कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, ये ट्रेंड क्या होता है इसको आप लर्न कर सकते हो, है ना, इजी है। ओके, तो इसके अगर ग्राफ के बारे में बात कर लेंगे तो अब इसको ज़रा देखना, यहाँ पे आपका इसका जो ट्रेंड है वो किस तरीके से जाता है और इसको याद कैसे करते हैं, ये भी लॉजिक आपको मैं दूंगा। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन बनता है कि इनिशियली साइज़ क्या था बच्चों 3D सीरीज़ में, आपके डिक्रीज़ किया था, फिर साइज़ बच्चों अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हुआ था और फिर बेटा आपका साइज़ इंक्रीज कर गया था, ये था। लेकिन अब क्वेश्चन होता है कि बेटा जो रिजल्टेंट सीरीज़ बनेगी और जो आंसर बनना चाहिए वो आंसर के अंदर किस तरीके से रेडियस आपका फॉलो किया जाना चाहिए। तो वहाँ पे आपका जो आंसर फॉलो किया था वो इस तरीके से, जहाँ पे स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, वेनेडियम और क्रोमियम, ये बेटा साइज यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। फिर साइज बच्चों क्या है यहाँ से बेटा इसका इक्वल हो रहा है और फिर बेटा साइज आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे छोटा साइज बच्चों क्या है आपके निकल के जा रहा है। अच्छा, इसको अपन याद कैसे करते हैं वो देख लो, रियलिटी है ये, है ना। इसको याद करने का तरीका ये होता है, मैं लिखूंगा यहाँ पे स्कूटी में जिंक वैसे, नेक्स्ट बराबर कोई नहीं। देखो याद कैसे रखना है, ये हो गया बच्चों स्कूटी, ठीक है। मैं बच्चों यहाँ पे ऐड किया है मैंने स्कूटी में जिंक वैसे, क्या लगा है स्कूटी में, स्कूटी हो गया मैं जिंक वैसे, फिर क्या आएगा, फिर बच्चों आएगा बराबर, बराबर देखो बच्चों क्या है क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, ये सब बराबर हैं। लास्ट में बच्चों क्या है कोई, नाउ दिस इज कोई, नाउ दिस इज नहीं, तो हो गया आपको याद, नाउ दिस इज द बराबर। तो देखो क्या है स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं। तो ये बच्चों आपका सीक्वेंस हो गया है एटॉमिक रेडियस का 3D सीरीज के अंदर, जहाँ पे आपका शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टों को लेके हमने किस तरीके से काम किया है आपको समझ में आया होगा। क्लियर पॉइंट? ओके ओके, तो नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। नाउ दिस इज लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है मैं पहले वो लिख लेता हूँ। नाउ दिस इज n-2 f1 to 14। बेटा लेंथनोइड सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं तो एक्चुअली बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, इसी डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन उसी तरीके से एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। और एफ ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बच्चों बात करेंगे तो यहाँ पे आपका लेंथनोइड सीरीज और एक्टिनोइड सीरीज आपकी आने वाली है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखूंगा इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक करंट n-2 f1 से 14 n-1 d बच्चों यहाँ पे 0 या 1, और s के बारे में बात करेंगे तो ns आपका यहाँ पे होगा 2। तो दिस इज द बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो जाने वाला है एफ सबसेल के अंदर, एफ सबसेल के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एंटर करने वाला है। जब लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एफ सबसेल में मूव करता है तो मतलब वो आपका जो एलिमेंट होगा वो एफ ब्लॉक से बिलोंग करेगा। इसके अंदर कुछ बेसिक पॉइंट मैं बताऊंगा आपको कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स
आर फिल्ड इन F subcell, electrons are filled in F subcell which has less shielding effect, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है. ओके, शील्डिंग इफेक्ट लेस है, सो जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, विल इंक्रीज, ये आपका इंक्रीज करेगा. ठीक, अगर आपका इंक्रीज करेगा तो मुझे बता दो यहाँ पे साइज कैसा होगा. मतलब जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो जो बाहर की सेल की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो ना होकर थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ा क्लोज आ जाएगा न्यूक्लियस के. तो साइज क्या होगा, जो एटम का साइज होगा वो बच्चों आपका डिक्रीज करेगा. सो साइज विल डिक्रीज. क्या बात समझ में आ रही है? तो लैंथोइड कॉन्ट्रैक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मैं इस तरीके से बोलता हूँ कि साइज आपका डिक्रीज करेगा. तो इसमें आप फिर बोलोगे कि सर 3D से बिगर आपका 4D और सबसे बिगर होना चाहिए था 5D. सॉरी, दिस इज 5D. ओके, नाउ दिस इज 5D. बट ये आपका इनकरेक्ट होता है. इसमें से करेक्ट क्या होता है, वो होता है बेटा कुछ ऐसा 3D, इससे कम 4D, और 5D वाले में बात करूँ तो बेटा वो वैल्यू आपकी होती है लगभग बेटा 4D से इक्वल साइज. तो ये करेक्ट होता है. तो ये करेक्ट होने के पीछे रीज़न क्या है बच्चों, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन. क्या बेटा रीज़न है, कॉन्ट्रैक्शन. और कॉन्ट्रैक्शन क्यों, क्योंकि आपका शील्डिंग जो इफेक्ट है वो कैसा होने वाला है, लेस. शील्डिंग इफेक्ट बेटा बच्चों किसका, इनर सेल्स का, किसका, इनर सेल का शील्डिंग इफेक्ट कम होगा तो आउटर सेल बच्चों क्लोज आ जाएगी. ठीक है, तो इसी को बच्चों जब यहाँ आपका 4D और 5D की जो बेटा साइज है, रेडियस है, जब बच्चों वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो रहा है तो इसके पीछे मैं बोल देता हूँ ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ या ड्यू टू लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो ज़रा मैं यहाँ पे 3D और 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ को लेके मैं स्टडी करना चाहूँगा. तो आते हैं बच्चों इस सीरीज़ पे और देखते हैं ध्यान से. तो चलो चलते हैं. तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे 3D सीरीज़. ओके, तो मैं कुछ पर्टिकुलर ही एलिमेंट लिखूँगा. ठीक है, ओके. निकिल, नाउ दिस इज कॉपर एंड जिंक. इसी तरीके से नेक्स्ट है बच्चों आपकी 4D सीरीज. जिरकोनियम, अमोनियम, एंड इज रुथेनियम, पैलेडियम. ओके, नेक्स्ट बच्चों आएंगे हम लोग 5D सीरीज पे. तो आपको याद सिखाया था ला हफ्ता बर्नारे, याद है ना? okay. ठीक है, उस ऑस्मियम, आयरन रॉड, ठीक है, से पिटाई होगी और गोल्ड हो गया, जाओगे हॉस्पिटल. नाउ दिस इज HG. ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड आपको यहाँ पे 3D, 4D और 5D का हो गया है. ठीक है बच्चों, ओके. अब देखना ध्यान से, जनरली क्या मैंने बताया था कि 3D, 4D और 5D का ये सीक्वेंस होना चाहिए, और फिर मैंने इसको क्रॉस कर दिया था, और फिर आपको बताया था कि 3D, 4D और 5D का अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है. ये साइज़ क्यों इक्वल हो जा रहा है, साइज़ आपका यहाँ पे कम होना चाहिए था, क्यों बढ़ रहा है,
क्यों बेटा कम हो रहा है? बिकॉज ऑफ लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो ध्यान से, इसमें बेटा एक स्पेसिफिकेशन आता है आपके लेंथनम को लेकर, ठीक है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो बेटा जीनॉन हो गया, नेक्स्ट आपका 4f0 5d1 और आपका 6s2, ठीक है। ये होता है कॉन्फ़िगरेशन इसका। बात समझ में आ रही है? ओके। अब इसके अंदर जो एफ सबसेल है आप देख रहे हो, यहाँ पे जो एफ सबसेल है उसके पास क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका जो लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना, वो तो बेटा वैसे क्या हो जाएगा, लेस, मतलब प्रेजेंट एट आपका होगा ही नहीं, ये बात आप समझ लो। जब लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं होगा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, तो ये आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। तो फर्स्ट में कोई भी आपका ऐसा स्पेसिफिक कोई भी आपका आंसर नहीं बनने वाला है। यहाँ पे कोई भी लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं, क्यों बच्चों काम नहीं किया है? क्योंकि इसमें देखो डिफरेंट टीचर डिफरेंट इसके रीजन देते हैं, बट यहाँ पे मैं सिंपल रीजन दे रहा हूँ कि एफ सबसेल के पास बच्चों यहाँ पे अच्छा इसका कन्फ्यूजन ऐसा ही क्यों बनता है, बिकॉज बेटा आपका जो यहाँ पे जो जीनोन है उसकी स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए, है ना, यहाँ पे बेटा जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपके डी के अंदर बन जाता है और एस के पास बच्चों 2 आपके जाते हैं, ठीक है। तो वो तो इसका आंसर होता है, रीज़न होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का। बट यहाँ पे एफ सेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन्स ना होने की वजह से, जीरो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से बेटा यहाँ पे लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन कोई काम ही नहीं करेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन काम नहीं करेगा तो यहाँ पे आपका नॉर्मल जो आपका सीक्वेंस है वो आपका फॉलो किया जाएगा। बट इसके अलावा बच्चों आप देखोगे तो हॉफमियम में यहाँ से देखो बच्चों तो आपका ये है कि बेटा 3D से 4D का साइज़ बच्चों हमेशा एलिमेंट्स का क्या होगा, ये ऐसे बिगर साइज होगा, ठीक है। और लेकिन आप 4D और 5D पे आओगे तो यहाँ से बच्चों आपका लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन काम करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो साइज़ आपको मिलेगा 4D और 5D का वो अप्रॉक्सीमेटली कैसा मिलता है, इक्वल साइज मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही एक सिंपल सा ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहाँ पे आपका 4D और 5D का जो साइज़ है वो लगभग आपका मिल जाता है इक्वल। ये तो हो गया आपका लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है पॉइंट? ओके ओके। नेक्स्ट वन बच्चों हम डिस्कस करेंगे, दैट इज द डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। नाउ दिस इज डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। जब हम डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसके साथ बच्चों देखो हम यहाँ पे रिलेट करते हैं 3D सीरीज़ को, ठीक है। तो 3D सीरीज़ बच्चों कहाँ पे आती है, 4th पीरियड से बच्चों आपकी बिलोंग करती है, ठीक है, 4th पीरियड से बिलोंग करती है। जहाँ बच्चों मैं बात करता हूँ Z=21, है ना, स्केडियम से लेके, और Z=30 तक बच्चों हम लोग बात करते हैं। ये बात क्लियर है? ओके। और यहाँ बच्चों जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो रहता है आपका 3D 1 से लेके 10, ठीक है, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लिखूंगा इसके नीचे कि अगर बच्चों यहाँ पे डी सबसेल पार्टिसिपेट कर ही रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका लेस यील्डिंग होगा, राइट, लेस यील्डिंग ऑफ 10d इलेक्ट्रॉन, less yielding of 10d electrons, so size will decrease, so size will decrease, ठीक है। तो लेस यील्डिंग होने की वजह से साइज आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब इसके बाद तो यहाँ बच्चों आपका जस्ट आपका डी जब फिनिश होता है ना, तो फिनिश होने के बाद बच्चों आपका यहाँ से बेटा पी ब्लॉक आता है। तो पी ब्लॉक के अंदर बेटा पहला आपका जो आता है वो आपका आता है बोरॉन फैमिली, ठीक है। यस, इन थैला। फिर बच्चों कौन सा आता है बोरॉन के बाद, कार्बन। नेक्स्ट इज 10 एंड पीपी, ठीक है, ओके। तो जैसे बच्चों देखो आप यहाँ पे 30 आपका फिनिश हुआ है, तो बच्चों आप यहाँ 30 के बाद जो 31 आपका एटॉमिक नंबर आएगा वो बच्चों आप पी ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहे हो। तो जब पी ब्लॉक के अंदर एंटर कर रहे हो तो होता क्या है कि जो आपका डी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डी कॉन्ट्रैक्शन बच्चों सिर्फ और सिर्फ ऐसा क्या होता है कि बच्चों देखो यहाँ तक तो काम कर रहा है 30 तक, ये 31 आपका एटॉमिक नंबर आएगा तो आप बेटा बॉन्ड फैमिली के अंदर एंटर कर गए।
अब जब बोरॉन फैमिली के अंदर आप एंटर कर जाओगे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट तो होगा ना दूर तक। तो इसका मतलब क्या है कि आपका एटॉमिक नंबर 31 उसके लिए आपका डी कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा, जिसकी वजह से साइज आपका छोटा होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइज में आपको चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन डी कॉन्ट्रैक्शन क्या जो कार्बन फैमिली में काम करेगा तो यहाँ पे काम प्रॉपर नहीं करता है। लेकिन अगर बेटा हम बात करेंगे एफ लॉक कॉन्ट्रैक्शन की, तो एफ लॉक कॉन्ट्रैक्शन बच्चों दोनों में काम करता है ना, आपके बोरॉन के अंदर भी और कार्बन के अंदर। लेकिन जो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन है वो बेटा सिर्फ काम करता है बोरॉन फैमिली के अंदर। तो फिर यहाँ पे जो साइज में चेंज होता है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो इसके साइज देखो क्या बनेगा, तो साइज बच्चों यहाँ पे बनेगा बोरॉन के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने बेटा बोरॉन, उसके बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, नेक्स्ट गैलियम आएगा, नेक्स्ट आपका इंडियम, सॉरी इससे बड़ा होगा, यस इंडियम आएगा, और यहाँ बच्चों अप्रॉक्सीमेटली आपका थैलियम जाएगा। वो देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ये जो बेटा यहाँ पे साइज इक्वल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, नीचे आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ जो साइज में चेंज मिला है, जनरली क्या होना चाहिए था कि बोरॉन से ज़्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से अधिक किसका, गैलियम का, बट गैलियम का साइज छोटा क्यों हो गया एल्यूमिनियम से। तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि ये बेटा यहाँ पे आपका डी कॉन्ट्रैक्शन हो गया है। तो डी कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से आपका गैलियम का साइज छोटा हो गया है। देखो बेटा गैलियम देखो यहाँ पे आप दिख रहा है, यस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन काम करेगा मतलब आप समझ सकते हो कि जो इनर सेल है बेटा उसके पास आपको डी सबसेल डिफाइन होने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा बाद में 4s2 आएगा, तो जिसके वजह से बच्चों का साइज आपका छोटा हो जाएगा। भाई जो डी बेटा आपको सबसेल है उसकी लेस शील्डिंग है, जिसकी वजह से साइज क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे साइज डिक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। और यहाँ देखो बच्चों साइज इक्वल क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बात क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे तो कोई मॉडिफिकेशन जनरली नहीं मिलता है, यहाँ तो आपका आंसर वैसे ही बनता है कि कार्बन का बच्चों छोटा साइज इस तरीके से, और यहाँ बेटा साइज इक्वल हो जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो कार्बन फैमिली के अंदर नीचे काम करता है लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। बट अगर यही स्पीसीज बच्चों आयोनिक फॉर्म के अंदर है, किसमें, आयोनिक फेज में है, तो आयोनिक फेज के अंदर यहाँ पे आपका नॉर्मल ट्रेंड ही फॉलो किया जाएगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपका डिफाइंड नहीं होगा। ये बात क्लियर है, ओके। जब आयोनिक फॉर्म में होगा तो वहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपका डिफाइन नहीं किया जाएगा, वहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड लगाना, आंसर आपको मिलेगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। नेक्स्ट होगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे स्पीसीज जिनके पास कैटाइंस हैं, जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट हो। तो इसके लिए बच्चों आपका जो एक मैं पॉइंट लिख रहा हूँ कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं साइज को लेकर, तो साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। जब भी मिलता है आइसो इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज तो हमेशा आपको इसको फॉलो करना है। जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज, नाइट्रोजन पे -3 चार्ज, फ्लोरीन -1 चार्ज, सोडियम +1 चार्ज एंड मैग्नीशियम इज +2 चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपके 8 से 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 2 ऐड होंगे, यहाँ पे 3 ऐड हो रहे हैं, 7 + 3 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स, 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स, एक कम हो रहा है 11 - 1 मतलब आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी दिस इज 10, यहाँ बच्चों आपको इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो यहाँ भी आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो सबके सबके तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। तो जब यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उसमें बच्चों आपको फॉलो क्या करना है वो देख लो। अच्छा एक चीज़ मैं और आपसे पूछूंगा कि यहाँ पे आपका एटॉमिक नंबर पे जरा मैं चलूँगा तो उस पर भी ज़रा फोकस कर लेता हूँ। ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए ना, अच्छा ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पे, प्रोटॉन तो चेंज नहीं होंगे ना, ये आपके 8 होंगे, यहाँ पे कितना होगा 7 होगा, ये आपका 9 होगा, यहाँ पे कितना होगा 11 और यहाँ पे कितना होगा 12। तो ये तो हो गए बच्चों आपके प्रोटॉन्स, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे। इलेक्ट्रॉन आपके ये, तो देखो 8 प्रोटॉन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन, 7 के साथ 10, 9 के साथ 10, 11 के साथ 10, 12 प्रोटॉन्स के साथ आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आपको बताना है यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है। तो वैसे आप अट्रैक्शन फोर्स को लेके भी सॉल्व कर सकते हो, रिपल्सन फोर्स को लेके सॉल्व कर सकते हो, बट आपको सीधा आपको लगाना है, टाइम को जाने ही देना है। तो मतलब साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड,
मतलब Z अधिक है। Z अधिक होने का मतलब बच्चों सीधा आप देखो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर चार्ज को लेकर, ठीक है। जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज अधिक, जहाँ पे प्रोटॉन्स अधिक, वहाँ पे ऑब्वियसली क्या होगा, साइज आपका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर फिर क्या बनना चाहिए, बताओ जरा। इसमें आप देखोगे तो सबसे आपका बड़ा कौन सा होगा बच्चों, जहाँ पे आपके प्रोटॉन सबसे कम हो गए, मतलब साइज बड़ा होगा। तो इसका मतलब नाइट्रोजन -3 सबसे बिगर साइज। फिर कौन आएगा, ऑक्सीजन -2 आएगा। फिर इससे छोटा होगा आपका फ्लोरीन -1। फिर आएगा आपका सोडियम प्लस, और सबसे बाद में आएगा आपका मैग्नीशियम +2, ठीक है। तो नाउ दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पे अगर साइज के बारे में बात करता है तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये बच्चों यहाँ पे आपका आज फिनिश हुआ एटॉमिक साइज। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दैट इज़ दी आयोनाइजेशन एनर्जी, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल में डिफरेंस क्या होता है। और इसके अंदर बेटा आपका वही सब पॉइंट होगा, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये होता क्या है। फिर नेक्स्ट होगा आपके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इसके ऊपर डिस्कशन होने वाला है। नेक्स्ट वेरिएशन इन पीरियड्स एंड ग्रुप में मतलब बच्चा आपका क्या बनता है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आएंगे, ठीक है। मैं वही पॉइंट बेटा जो डिस्कस करूँगा जो हमारे चैप्टर के लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा आपका मेटलिक एंड नॉन मेटलिक नेचर, ठीक है, इसके ऊपर भी मैं यहाँ से बात करूँगा, ठीक है। तो चलो आज इसको यहीं रखते हैं, थैंक यू।